जो किरचॉफ्स लॉ होता है ये दो टाइप के होते हैं, दो लॉ है इसके अंदर। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। और सेकंड लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, लूप रूल, लूप रूल। किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ को हम ये भी बोल सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन रूल, और किरचॉफ सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लूप रूल या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है ना। जंक्शन रूल बेसिकली जो बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है आपका चार्ज कंजर्वेशन पे। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसका जो प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल वो होता है चार्ज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं बोर्ड्स के, या फिर अगर आप नीट वगैरह में बैठेंगे तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। लूप रूल जो बेस्ड होता है बेटा, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल होता है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ेंगे, और किरचॉफ्स लॉ में कितने लॉ होते हैं, दो लॉज होते हैं। कौन कौन से, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, जंक्शन रूल। और किरचॉफ सेकंड लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, लूप रूल। जंक्शन रूल का क्या, मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर कई डायरेक्शन से करंट आ रही हैं और कई डायरेक्शन में करंट जा रही हैं। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इसके ऊपर, इस पॉइंट पर एक पॉइंट ऊपर से I1 करंट आ रही है, इधर से I2 करंट आ रही है, इधर से I3 आ रही है, और इधर I4 जा रही है, I5 जा रही है। ठीक। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कई डायरेक्शन से करंट आ रही हैं और कई डायरेक्शन को करंट जा रही हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, जंक्शन पॉइंट। आई बात समझ में। अब होता क्या है, ये जो लॉ है वो है क्या, तो ये लॉ कहता है कि सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा आई का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इसका मतलब हो गया द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट या एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये क्या बात हुई, इसको समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम होता क्या है, तो एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया विद साइन, विद साइन। साइन के साथ जब हम करंट को लेंगे तो उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक सम। अब करंट तो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो साइन कहां से आएगा, उसके अंदर डायरेक्शन तो होती नहीं है। अगर डायरेक्शन होती भी है तो भी वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, इसलिए वो स्केलर थी। टेंसर क्वांटिटीज बताया था ना मैंने आपको। चलिए इधर ध्यान देते हैं जरा सा। हम मान लेंगे, हमारी पूरी फिजिक्स मानना पिटेगी, हम अपने मन से मानेंगे क्या, कि हमने आने वाली करंट को पॉजिटिव कर दिया और जाने वाली करंट को नेगेटिव कर दिया। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो प्लस होता है और जाता है तो माइनस होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से हमने यहां पे भी मान लिया कि जो करंट आ रही हैं उन सभी को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव साइन दे दिया, और जो करंट जा रही हैं उन सभी को हमने क्या दे दिया, नेगेटिव साइन दे दिया। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। तो जब हमने अपनी तरफ से मान लिया है बच्चे, तो हमें क्या लिखना है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो अगर जंक्शन पे सभी करंट का सम जीरो होना है तो उसको लिखोगे कैसे, देखो ऊपर से I1 आ रही है तो प्लस करेंगे I1 को, क्योंकि I1 आने वाली करंट है, ये हमने माना है अपनी तरफ से। I2 आ रही है तो प्लस I2, I3 भी आ रही है प्लस I3। आप पहले वाली प्लस मत लिखो, थोड़ा ऑड लग रहा होगा देखने में। I4 जा रही है तो माइनस I4, I5 भी जा रही है तो माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि समेशन I इक्वल टू क्या है, जीरो, और समेशन का मतलब है द एल्जेब्रिक सम। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू होना चाहिए किसके, ये उधर जाएंगे तो I4 प्लस I5 के। इसको हम कौन सी करंट बोलेंगे, तो ये वो करंट है जो आने वाली करंट है। तो दिस इज आने वाली करंट इक्वल टू किसके होनी चाहिए, जाने वाली करंट के। यही होता है आपका क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है जंक्शन रूल। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। किस पर बेस्ड है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है।
होता क्या है, तो ये कहता है कि समेशन आई इक्वल टू जीरो, मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक, क्या हुआ, मान लेते हैं हमने तीन डायरेक्शन से करंट आ रही हैं और दो डायरेक्शन में करंट जा रही हैं, तो आने वाली करंट को हमने पॉजिटिव किया, जाने वाले को हमने नेगेटिव किया। तो आने वाली करंट हो गई I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो करंट जा रही है उसको हमने कह दिया माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स। अगला देखते हैं सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ का नाम होता है लूप लॉ या लूप रूल। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट प्रिंसिपल यूज्ड इन सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ये किस लॉ पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे क्या होता है उसको समझते हैं। सेकंड लॉ कहता है सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, आई आर क्या है, आई आर होता है पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। तो वही यहां पे वापस से डेफिनेशन क्या देंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस इन अ लूप, क्योंकि इसका नाम क्या है, लूप रूल। ठीक है, तो फिर से बोलिए क्या बोलेंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इंट्रोड्यूस इन दैट लूप। ये है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो इधर ध्यान दो, मान लो ये एक सेल है, सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है उसके अंदर की एनर्जी और एक होता है उसके इंटरनल का रेजिस्टेंस। में हमने एक बैटरी ले ली, ये डेरिवेशन भी पेपर में आता है, इसको हमने ऐसे सर्किट बना लिया, ये लोड रेजिस्टेंस है आर, मतलब पूरे घर भर का रेजिस्टेंस यहीं लगा हुआ है। एक दूसरी बैटरी ले ली, ठीक है, दिस इज E2 एंड दिस इज R2, रेजिस्टेंस RL। ठीक, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे इसमें करंट का सर्किट कंप्लीट कराएंगे करंट की। तो मान लेते हैं E1 से करंट चली I1, E2 से करंट चली I2। ठीक है ना, I1 यहां पहुंची I1 और यहां पहुंची कौन, I2। I1 I2 मिलके R1 में गई, RL में गई, तो इसमें कितनी करंट गई, I1 प्लस I2, और यहां से I1 प्लस I2 गई तो निकलेगी भी कितनी, I1 प्लस I2, वापस से ऊपर चली गई I1, नीचे चली गई I2। कोई दिक्कत, I1 ऊपर गई, इसमें R1 में गई I1 और इधर गई I2। इतना समझ में आ गया होता है। आप सबके नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसका नाम A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D E F। समझिएगा जरा इसको। अब हम यहां लूप बनाने जा रहे हैं, लूप। कौन कौन से लूप आपको दिख रहे हैं, पहला लूप देखना, लूप लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो हम A से चले, A से B गए, B से E गए, E से F गए, F से वापस A आ गए, तो एक लूप क्या हो गया, A B E F A। कोई तकलीफ, दूसरा लूप देखो, B से E गए, E से D, D से C, C से वापस B आ गए, क्लोज लूप हो गया कि नहीं हो गया, लूप B से E, B E, E से D, D से C और C से वापस कहां पहुंच गए, B पे पहुंच गए। दोनों को समझते हैं। A से चलना स्टार्ट किए, पहले लूप की बात कर रहे हैं, A से चलना स्टार्ट किए, तो A का पोटेंशियल मान लीजिए V है, कितना है, V है, मान लिया, V मान लिया पोटेंशियल। हमने आपको क्या तरीका सिखाया था, चलो V V V V V V V V यहां चले, यहां चले, यहां चले, यहां चले, यहां पे देखो कहानी क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो V होगा, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप कितने का होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I1 प्लस I2 I हो गया, और रेजिस्टेंस है R, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मतलब माइनस I1 प्लस I2 इंटू R हो गया ना।
फिर हमें ऊपर जाना है, ई तक पहुंचे, ऊपर गए, फिर यहां देखो करंट I1 जा रही है रेजिस्टेंस R1 में, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितने का होगा, -I1 R1। अब क्या हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, बैटरी में वोल्टेज गेन हो रहा है, कितने का, E1 का गेन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस E1, और वापस से कहां पहुंच गए, V पे पहुंच गए। काट डालो, V से V कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू उधर चली गई, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I1 R1 इक्वल टू बन गया क्या, E1। इसको पूरे को लिखोगे सिग्मा IR, और दिस इज व्हाट, सिग्मा E। यही है आपका क्या, किरचॉफ्स लॉ। है कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। जब अगर हम इसके प्रूफ की बात करेंगे, तो प्रूफ में आपको ये करना होगा, ये पेपर में 3 नंबर में अगर आएगा तो बोर्ड्स में 3 नंबर में आएगा, बोर्ड्स में नहीं भी आता है मान लो, तो इस कंसेप्ट का यूज करोगे अगर आप, वो करना तो पड़ेगा ही। तो इस चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रहा था, वो इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, कि ये टॉपिक ही ऐसा है जिससे पूरा चैप्टर बना हुआ है आपका, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक और लूप है, BEDCB, BEDCB। चलो, तो B का पोटेंशियल मान लो VB है, कितना है, VB, पूरी फिजिक्स माना पेटी की है, मान लिए VB है, तो VB VB VB, फिर रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस करोगे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो कितना होगा, -I1 प्लस I2 इंटू R, होगा कि नहीं होगा। फिर आगे की कहानी बोलो, यहां पहुंचे, नीचे गए D पर, D से आगे बढ़े तो I2 जा रही है R2 में, वोल्टेज ड्रॉप करेगी कितना, I2 R2। फिर से देखो, फिर से माइनस से प्लस जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे वोल्टेज गेन होगा कितना, E2, और कहां पहुंच गए वापस से B पर, तो इक्वल टू VB, VB से VB काट डाला। अब बोलो, ये वैल्यूज उधर जाएंगी तो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2 R2 इक्वल टू E2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस पूरे को क्या लिखेंगे, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, और यही क्या है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। दिस इज क्या, प्रूव्ड। आई बात समझ में। हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टेंस का बताने जा रहे हैं। इससे आप कोई भी क्वेश्चन करोगे सब सॉल्व हो जाएगा, और हमेशा आंसर अपने आप सब सेट हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। जब भी कभी पैरेलल में लगे हों तो ऐसे दो पॉइंट ढूंढो जहां से पूरा का पूरा सर्किट जुड़ा हुआ हो। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, तो इन दोनों पॉइंट्स पर सिर्फ ये एक सेल बैटरी जुड़ा है और कोई नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर हम इन दोनों पॉइंट की बात करें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऊपर वाला सर्किट भी है, इसका खुद का सर्किट भी है, और ये भी है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट का पोटेंशियल V मान लो और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, या आप मान सकते हो अपने मन से। ये आपको अच्छा रहने दो, थोड़ा टफ चला जाएगा, ये ऊपर से भी हो सकता है चला जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये चीजें कम समझ में आएंगी। आप सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा, मान लेते हैं इसमें से करंट निकल रही है I1, इसमें से करंट निकल रही है I2, यहां पहुंची I1, यहां पहुंची I2, इसमें गई I1 प्लस I2, यहां से निकली I1 प्लस I2, ऊपर चली गई I1, नीचे चली गई I2, यहां पहुंची I2, वापस करंट जितनी आई उतनी गई, है ना। नाम लिखो फटाफट। तो इसका नाम हो गया ABCDEF। क्या निकालना है आपको, क्या है, फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस में 2 ओम 10 ओम 2 ओम में करंट बताना है, मतलब आपको I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका, है ना। कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक लूप ले लेते हैं। लूप, आपको एक क्लोज लूप लेना है, तो कौन सा लूप लें, जो क्लोज दिख रहा है। हम ए से लेते हैं, तो ABEFA ले लिया। लूप ABEFA दिख रहा सबको, ए से चले, बी आए, बी से सी गए, ई गए, ई से एफ गए, एफ से वापस ए आ गए। लूप कंप्लीट है, एकदम क्लोज लूप है, ठीक है। अगर क्लोज लूप है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया कितना है, VA। चलो, VA 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 VA, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। करंट कितनी जा रही है, I1 प्लस I2।
जब हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, जितना ये खाएगा। कितना खाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर खाएगा। आई क्या? जो जा रही है I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। आई आर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आगे बढ़ो, E के बाद F, ऊपर जाना है, नीचे जा सकते हैं लेकिन हमने लूप में ऊपर का लिया है। F के बाद फिर क्या मिला? 2 ओम। करंट जा रही है कितनी? I2, है ना? तो क्या लिखे? एक सेकेंड एक सेकेंड, I1 जा रही है, I1 जा रही है, I1 जा रही है भाई, I1 यहां से निकली ना तो I1 जाएगी, है ना? ठीक, तो -2I1। अब माइनस से प्लस जा रहे हैं, वोल्टेज गेन होगा कितना? +10 इक्वल टू कहां पहुंच गए? VA, VA से VA कैंसिल हो गया। बोलो क्या लिखे अब? तो माइनस सबको इधर ले जाते हैं, तो क्या बन गया? 10I1 प्लस 10I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 10। I1 और I1 मिलके क्या बन गया? 12I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के बारे में देखते हैं। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो अब दूसरा लूप पकड़ेंगे। दूसरा लूप कौन सा लेते हैं? बी से लेते हैं। तो लूप बी, सी, डी, ई, बी। ठीक है ना? ना ना, उल्टा चल दिया। करंट की डायरेक्शन में लूप लो, बी से ई गए, तो बी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी। ठीक है, बी का पोटेंशियल मान लिए वीबी है, तो वीबी वीबी माइनस कितना? 10 इंटू I1 प्लस I2। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अब। ई के बाद डी, डी के बाद कौन मिला? -2I2, माइनस से प्लस गए, +5 इक्वल टू वापस से कहां पहुंच गए? बी पर पहुंच गए, तो इक्वल टू कितना? वीबी। काट डालो, वीबी से वीबी कैंसिल। -10I1 -2 -12I1 माइनस I2 और माइनस ये -10I2 इक्वल टू माइनस का 5। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां है +10I2 -10I2, दोनों को ऐड कर दो, तो ये और ये कैंसिल। ये क्या, ये क्या, ये क्या? यहां तो I1 भी कैंसिल हो जा रहा है। लो, यहां तो I1 भी कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगी। सही कर रहे हैं? I1 कैंसिल होना है कि नहीं होना है? देखो भाई, -10I1 -2I2 है ये, है ना? नहीं होगी, नहीं होगी, गलत कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। जल्दी जल्दी चेक करें। -10I1 -10I2 और 2 -12I2 माइनस नहीं +5 इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन 2 मत बनाओ, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो क्योंकि हो जाएगा। क्या लिखे भाई इसको? इसको लिख सकते हैं 10I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? ये है 12 और ये है 10, तो इक्वेशन 1 को 5 से 12 पंचे 60 और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 12 को 5 से करो, कितना आएगा? 12 पंचे 60 I1 प्लस, ये कटेगा नहीं, 50I2 इक्वल टू 50, और ये नीचे क्या बनेगा? 60I1, 12 छंग 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72I2 इक्वल टू 6 पंचे 30। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया। कितना आ गया देखो? 50 में से 72 गया, -22I2 इक्वल टू 20। नाउ द I2 विल बी व्हाट? -20/22। बोले तो माइनस का 10/11। I2 की वैल्यू आ गई कितनी? -10/11। रुको जरा, पहले हम I1 निकाल लें, उसके बाद समझाएंगे। तो I1 के लिए रख दो किसी एक इक्वेशन में, कितना आ जाएगा? 12I1 प्लस 10 इंटू -10/11 इक्वल टू 10। ठीक है ना? 12I1 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 10 प्लस 100/11, 110 प्लस 100/11, तो I1 कितना आ गया? 210/12 इंटू 11।
आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लो इसको। तो ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 2 से काट दो 35। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया? 35/22। अब इसको मतलब समझते हैं। I1 की वैल्यू तो प्लस में आई है, मतलब I1 की जो डायरेक्शन हमने सोची थी, मन से सोची थी, वो सही है, ठीक है ना। लेकिन I2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -10/11 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि I2 की डायरेक्शन इधर नहीं होगी। I2 की डायरेक्शन किधर होगी? तो इसका मतलब हो गया बच्चे कि I2 की डायरेक्शन, ये I1 की डायरेक्शन थी, I1 यहां पहुंचेगा, फिर I1 में कुछ करंट, कितनी करंट? 10/11 करंट, मतलब यहां से करंट निकली होगी कितनी? 35/22 एंपियर। इतनी करंट यहां से चली है 10 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। फिर यहां पहुंची और यहां से कुछ करंट आगे चली गई, कुछ कितनी चली गई? 10/11 करंट एंपियर आगे चली गई और बची हुई करंट इसमें चली गई। तो 35 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20/22 हो गया ये। 35 में से 20 गया, 35 में से 20 गया 15, तो दिस इज 15/22 एम्पियर करंट 10 ओम में जाएगी, और इसमें कितनी जाएगी? 10/11। मतलब ये वाली जो बैटरी है, ये बैटरी चार्ज होगी। ये बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी इस बैटरी से। और ये वाली बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट निकल रही है और इस वाली बैटरी में करंट जा रही है। आई बात समझ में? तो गलती से अगर क्वेश्चन में कोई करंट माइनस आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन सोची थी वो डायरेक्शन ना होके उसके अपोजिट होगी। बस इतना सा ही इसका मतलब होता है। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये थोड़ा सा आप तो कह रहे थे शॉर्टकट है, बट दिस इज द लॉन्ग कट। हाँ, ये लॉन्ग कट है। हमने आपको शॉर्टकट अभी नहीं बताया है, क्योंकि बोर्ड में क्लियरली लिख के आएगा सॉल्व दिस बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो दिस इज द किरचॉफ्स लॉ, और इसी के बेसिस पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, वो ट्रिक कुछ जगहों पे तो अच्छी एप्लीकेबल होगी, बट ज्यादातर जगहों पे नहीं होगी, और आपको उतना टाइम भी नहीं कि आप प्रैक्टिस कर सको उसकी। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं इसलिए प्रैक्टिस है, लेकिन हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, बट देखते हैं कब बताएंगे। इसमें भी बता सकते हैं, फिलहाल इसको आप नोट कर। पॉइंट पर वोल्टेज आप मान सकते हो, ठीक है। तो आपने मान लिया कि इस पॉइंट पर सारा वोल्टेज V है और इस पॉइंट पर वोल्टेज 0 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि 3 करंट यहां से निकल रही है, I1, I2 और I3 निकल रही है। तो हमने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किसी भी पॉइंट पर सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। ये तीनों की तीनों करंट निकल रही हैं, मतलब जा रही हैं, और तीनों को प्लस करेंगे अगर हम, तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिख सकते हैं। इस पॉइंट का वोल्टेज V है, तो चलो ये करंट I3 ऐसे होकर यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी I3, यहां पहुंचेगी I2 और यहां पहुंचेगी I1, और इसमें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज है V V V V V। क्या लिखेंगे? देखो इक्वेशन कैसे लिखना है। V V V V V V V, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, नहीं करेंगे? कितना? 5 वोल्ट। जितना रेजिस्टेंस आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन भी देख लो, एक करके दिखा देता हूं मैं। माइनस करोगे फिर कितना करंट I3 पास करेगी इसमें से, तो 2I3 इक्वल टू वोल्टेज कितना है इस पॉइंट का? 0 है कि नहीं है। तो बेसिकली I3 की वैल्यू कितनी आ गई? जब 2I3 इधर जाएगा तो V माइनस 5/2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझिए कैसे आया, फिर से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का वोल्टेज हमने V माना, क्यों मानेंगे? तरीका है। किस पॉइंट का मानेंगे? उस पॉइंट का मानेंगे जहां से आपके ज्यादातर सर्किट जुड़े हुए होंगे, उस पॉइंट का वोल्टेज आप मानेंगे V, और एक का साइड का 0, ठीक है। तो V मान लिया, करंट इस तरह से दिखा देंगे I1 I2 I3 I4 करके। तो V V V प्लस से माइनस जा रहे हैं। अब करंट हमारी ये चल रही है, अगर गलती से ये अपोजिट होनी चाहिए, हमने गलत मान ली है तो नेगेटिव में आ जाएगी, सही मानी है तो पॉजिटिव में ही रहेगी, ठीक। V V V V -5 -2I इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो 2i वाला r इंटू आई वाला टर्म इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, और बेसिकली उसी का रेजिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप i2 की वैल्यू लिखोगे तो i2 आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, v, कोई रेजिस्टेंस तो लगा, वोल्टेज तो लगा नहीं है, तो v माइनस जीरो, क्योंकि कोई वोल्टेज है ही नहीं तो v घटेगा ही नहीं, और रेजिस्टेंस कितना लगा है, अपॉन 10। i3 क्या हो जाएगा, i3 हो गया है, i1 क्या हो जाएगा, i1 v माइनस 10, रेजिस्टेंस कितना है, 2। कोई दिक्कत, बोलिए, उठा के सबको इसमें रख दीजिए। तो पहला कितना लिखा है, i1 v माइनस 10/2 प्लस v/10 प्लस i3 है v माइनस 5/2 इक्वल टू 0। v की वैल्यू निकाल लीजिए, एक इक्वेशन एक अननोन, एलसीएम हो गया 10, 5v माइनस 50 प्लस v प्लस 5v माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये इधर चला गया, 5 5 10 और एक 11v माइनस 75 इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू आ गया 75/11 वोल्ट। आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ i1, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस 10/2, तो v माइनस 10, 75/11 माइनस 10/2, i2 कितना आ गया, v/10 मतलब 75/11 इंटू 10, i3 कितना आ गया, 75/11 माइनस 5/2। सबको सॉल्व कर लें, ऊपर वाला कितना आएगा, 11 धाम 110, तो ये आ गया माइनस 35/22। ये कितना आ गया, 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 25 तिहाई 75, तो माइनस नहीं प्लस प्लस 25/22, और ये कितना आ गया, 11 पच्चे 55 गई, 20/2, 11 2 22। क्या यही पहले भी आए थे? बस फर्क सिर्फ कितना आया है, ये वाली वैल्यू माइनस में आई है, i1 माइनस में आई है। इसका मतलब क्या है, ये i1 ऊपर जा रही है, मतलब इसके अंदर जा रही थी, और ये माइनस में आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किट में करंट इधर से निकली होगी कितनी, 35/22 एम्पियर। देखो अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया था, सेम आंसर आया था कि नहीं आया था? बोलिए कितने लोगों को ये समझ में आ गया, कमेंट करिए।